हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में गरीबी की दर में लगातार गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है और असमानता में काफी कमी आई है। वास्तव में भारत गरीबी को एक विशिष्ट समस्या के रूप में औपनिवेशिक काल से ही झेलता रहा है। आजादी के बाद भी विभिन्न सरकारों ने भारत में गरीबी को कम करने के लिए अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई और अलग रणनीतियों के साथ गरीबी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ गरीबी की ये जो स्थिति है, इस स्थिति को धीरे धीरे कम करने में वर्तमान सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अलग अलग नीतियां बनाई हैं, जिनके परिणाम हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई देते हैं। वास्तव में इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो और कॉन्टिन्यूइंग ट्रेंड है, और इस रिपोर्ट में जो जिस्ट दिया गया है, जो निष्कर्ष दिया गया है, वो यह है कि भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है, गरीबी का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है और इसके साथ असमानता में भी लगातार कमी देखी जा रही है। यह असमानता मूलतः कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर कही जा रही है, यानी कि उपभोग व्यय के आधार पर इसका निर्णय किया जा रहा है। इसके बाद इस रिपोर्ट में जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2019 से 21 के मध्य का ये डेटा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किया है, और इसमें यह निष्कर्ष आया है कि पूर्ण गरीबी में कमी आई है और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन जैसे मानकों में सुधार हुआ है। 2005 से 2011 के दौरान यदि हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर देखें तो प्रतिवर्ष इस अवधि में 4.8% की औसत वार्षिक गरीबी में कमी आई है, जबकि 2011 से 21 के दशक में यह दर लगभग दोगुनी से अधिक हो गई है, यानी कि गरीबी के कम होने की दर लगभग 10.3% प्रतिवर्ष हो गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि भारत में गरीबी की इस घटती हुई दर पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी बहुत ही सकारात्मक रिमार्क्स दिए हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा हम गरीबी पर कर लेते हैं। हम गरीबी को भी समझ लेते हैं। वास्तव में गरीबी होती क्या है? गरीबी को मूलतः अगर हम देखें तो भारतीय आर्थिक इतिहास में जहां पर हम अध्ययन करते हैं, मूलतः एक आर्थिक अवधारणा माना गया, लेकिन धीरे धीरे इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। गरीबी को एक आर्थिक सामाजिक अवधारणा माना जाता है। वर्तमान स्थिति में गरीबी को अगर हम आधुनिक संदर्भों में परिभाषित करना चाहें तो गरीबी का तात्पर्य वंचन से होता है, गरीबी का तात्पर्य डिप्राइवेशन से होता है। डिप्राइवेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ पर्सन। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री भी हैं, वे गरीबी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि गरीबी जो है वो कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन है, वो क्षमता से वंचन है। कैपेबिलिटी डिप्राइवेशन है, वो इसके लिए एक और नया टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म है अनफ्रीडम। तो ये गरीबी के संदर्भ में एक मूलभूत समझ के लिए आपको मैंने बताया। भारत में गरीबी के निवारण के लिए और गरीबी के मापन के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको खत्म करना है तो पहले आपको उसका एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए। तो मापन और निवारण दोनों के लिए भारत में विभिन्न प्रकार से अलग अलग समितियां बनाई गई। कभी योजना आयोग ने बनाई, कभी भारत सरकार ने बनाई, कभी नीति आयोग ने बनाई। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग समितियां बनी। उन समितियों ने भारत में गरीबी के मापन के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वर्तमान में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक जो है वो गरीबी को
$2.5 $2.15 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को गरीबी रेखा मानता है। भारत में भी गरीबी के मापन को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रहे। व्यापक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण माना गया वो कैलोरी कंजम्पशन था। प्रतिदिन कैलोरी कंजम्पशन कितना हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उसके आधार पर भारत में गरीबी का मापन किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब दृष्टिकोण बदलते गए तो इसमें बहुआयामी तत्वों को भी शामिल किया गया, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, सुविधाओं तक पहुंच। तो वास्तव में अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ साथ हमारे यहाँ गरीबी की संकल्पनाओं और उसके आधारों का विकास हुआ। इसी संदर्भ में दो महत्वपूर्ण समितियां हैं, एक रंगराजन समिति है और दूसरी सुरेश तेंदुलकर समिति है। रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के निर्धारण के लिए अलग अलग फार्मूले दिए। वास्तव में जो सुरेश तेंदुलकर समिति है वह इस बात से सहमत नहीं थी कि कैलोरी कंजम्पशन को या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही गरीबी रेखा का निर्धारक तत्व माना जाए, जबकि सी रंगराजन जो भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, उस समिति ने कहा कि कैलोरी कंजम्पशन के बजाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वास्तव में जो है उसके आधार पर ही गरीबी का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक मानक भी इसी प्रकार से हैं। खैर, तो इन दोनों समितियों के फार्मूला के आधार पर अगर हम इस ट्रेंड का वैल्यूएशन करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि वर्ष 2011-12 में जो गरीबी 29.5% थी वो 22-23 में घटकर केवल 10% रह गई, अगर हम रंगराजन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम सुरेश तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम पाते हैं कि 2011-12 में जो गरीबी 21.9% थी वो 22-23 में घटकर केवल 3% रह जाती है, 3%। तो अगर हम किसी भी आधार पर भी गणना कर रहे हैं तो भी हम ये पा रहे हैं कि लगातार गरीबी की दर में गिरावट आ रही है और भारत में गरीबी की समस्या को लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये जो ट्रेंड है और ये जो गरीबी के गिरने की स्थिति दिखाई जा रही है वो कैसे सफल हो रही है, वो क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है? इस रिजल्ट को समझने के लिए हमें पिछले 20 सालों को देखना होगा। पिछले 20 सालों में हमने दो सरकारें देखी। एक सरकार यूपीए की थी और दूसरी सरकार एनडीए की है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोनों सरकारों ने गरीबी निवारण को अपनी प्राथमिकता रखा, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता रखा। यूपीए सरकार के दौरान जो कृषि ऋण माफी हुई और जो नरेगा योजना चलाई गई, जिसको मनरेगा कहते हैं, उन योजनाओं के कारण जो ग्रामीण समाज था उसकी इनकम में वृद्धि हुई, उसके जीवन को आसान बनाया गया और गरीबी पर इसका असर देखने को मिला। इसके बाद अगली सरकार जब आती है, उस सरकार ने गरीबी निवारण के लिए महत्वपूर्ण तरीके से अपनी रणनीति अपनाई और उस रणनीति में उन्होंने क्या किया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसके लगभग हर एक पैरामीटर पर उन्होंने सेपरेट योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को बहुत ढंग से क्रियान्वित किया। जैसे समझिएगा, जैसे स्वास्थ्य, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई, मुफ्त स्वास्थ्य देने की करी, ठीक है। इसी तरीके से आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लोगों को आवास दिए गए। इसी तरीके से उज्ज्वला योजना, शौचालय बनवाना, इन सब के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक क्षेत्र में सरकार ने अलग दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया और वो रणनीतिक तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका जो राशन फ्री मिलता है उसको देख सकते हैं आप। जो फ्री राशन मिल रहा है उससे लोगों की कैलोरी नीड और हेल्थ नीड दोनों पे असर पड़ रहा है। लगभग 80 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि राशन मुफ्त दिया जा रहा है। तो इतने लोग कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से ऊपर आने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। उनके पास आवास की सुविधा है, स्वच्छ ईंधन है, स्वास्थ्य है, सड़क है, तो हर एक सुविधा उन्हें मिल रही है।
अब इसकी वजह से ही जो अगर आप ये व्यापक तौर पर डिक्लाइन देख रहे हैं, एक बड़ा डिक्लाइन देख रहे हैं और कंसिस्टेंट डिक्लाइन देख रहे हैं, वो इन योजनाओं और इनके क्रियान्वयन का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इस वजह से ही आप पाएंगे कि गरीबी की जो लेवल है, जो गरीबी की दर है, वो लगातार कम होती गई है भारत में। इसी के साथ इसका थोड़ा सा एक डेटा भी पब्लिश किया गया था, उस डेटा पर भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि डेटा बहुत ज़्यादा याद रहता नहीं है, लेकिन फिर भी, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, जो कि ये कहता है कि 2005-6 में और 19 से 21 के बीच में अगर आप देखें तो हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 55.1% था, जो कि 19 से 21 के दौर में आते आते 16.4% हो गया। ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, ये महत्वपूर्ण गिरावट है इस गरीबी के मापन में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह आधुनिक तरीका है गरीबी के मापन का। वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव मिलकर के इसको तैयार करते हैं। असमानता दूसरा फैक्टर था जो इस रिपोर्ट में आया कि असमानता कम हो रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर। तो असमानता को देखिए, असमानता वास्तव में होती क्या है? असमानता का तात्पर्य है कुछ लोगों के पास आय और संसाधन बहुत ज्यादा हो, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग उस आय और संसाधन से वंचित हो। तो इस असमानता को मापने के लिए इकोनॉमिक्स में गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज प्रयोग होती है जिसको लॉरेंज कर्व कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं। तो असमानता कैसे कम हुई, इसी आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं और हम पाते हैं कि 2011-12 से 2022-23 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जो गिनी गुणांक था, ये वाला 0.278% से घटकर 0.268% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यही गिनी गुणांक 0.358 से घटकर 0.318 हो गया। यानी कि असमानता के स्तर पर भी अगर हम देखें तो असमानता में भी व्यापक कमी दिखाई देती है इस पैरामीटर पर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। वास्तव में लॉरेंज वक्र जो होता है वह समाज में असमानता को प्रदर्शित करता है। ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये इक्वालिटी की लाइन है, समानता की लाइन है, और ये जो गैप दिख रहा है इस वक्र में ये असमानता का स्तर है। ये लॉरेंज वक्र है। इसी वक्र के जब हम स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन को करते हैं तो उसे गिनी गुणांक कहा जाता है, गिनी कोफिशिएंट कहा जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देते हैं इस टोटल एरिया के क्षेत्रफल से, जो लॉरेंज वक्र के क्षेत्रफल से। अब गिनी गुणांक की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 का मतलब असमानता नहीं है और 1 का मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अत्यधिक असमानता है। तो आप इस डेटा में भी देख रहे हैं, अभी आपको ये चीज ज्यादा बेहतर क्लियर होगी कि जो असमानता है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो आज के इस टॉपिक में हमने आपको गरीबी से संबंधित आंकड़े और भारत में जो गरीबी की घटने की दर है उसके रीजंस क्या हैं, वो किन कारकों से प्रभावित हो रही है, उस पर चर्चा की। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।